तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 327 कार्ड की रीकैप और ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर मेरी ओपिनियन में तो ये जो पेपर व्यू कार्ड हुआ या फिर नंबर्ड इवेंट बोल लो, ये बेस्ट है अभी इस साल का। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट्स हमें देखने को मिली हैं। प्रीलिम कार्ड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जब मेन कार्ड की बात करते हैं तो बस डोमिनिक रेस और जॉनी वॉकर की फाइट को हटा दो, उसके अलावा जितनी भी फाइट्स हैं सब ने डिलीवर किया है। हेवीवेट डिवीजन की हमें ग्रेटेस्ट फाइट एवर देखने को मिलती है, कब स्वॉनसन की इंसेन रिटायरमेंट फाइट। पॉलो कोस्टा की बात करें तो लाइट हेवीवेट डिवीजन में वो कितने इंसेन वे से आया है। अजमत मुर्ज़ेकनॉफ जो अनडिफीटेड था उसे ब्रूटली ब्रेक करके फिनिश कर देता है, और एंड में मेन इवेंट भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी जाती है। बिल्कुल टर्न ऑफ इवेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिधर मेरे लिए तो जीती हुई फाइट यिरी प्रोहास्का हारा है, और कार्लोस ज़ल्बर्ग बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद भी यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट करके न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन बन जाता है। तो मजा आ गया इस पूरे कार्ड को देखने में। और अब रीकैप करते हैं इस कार्ड का, जहां पर स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट फाइट से ही, जिधर कार्लोस ज़ल्बर्ग यिरी प्रोहास्का को राउंड 1 में नॉकआउट करके न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन बन जाता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी यिरी को, जहां पर कार्लोस ज़ल्बर्ग ने अपनी नी को पॉप कर लिया है। उसकी पूरी मूवमेंट अब फक्ड अप हो चुकी है, वो अपने राइट लेग पर वेट को भी नहीं डाल पा रहा है इतना। और स्टार्टिंग में यिरी प्रोहास्का कर रहा था सही फाइट, वो हैवी लेग किक से अल्बर्ग की लेफ्ट लेग को भी चॉप करे जा रहा था। तो बेसिकली अगर यही चलते रहता तो दोनों ही टांगे अल्बर्ग की खत्म हो जानी थी। बट यिरी प्रोहास्का के माइंड में पता नहीं क्या आया, वो चाहता था एक समुराई वाली फाइट। फिर वो दोनों स्ट्राइक करने लग पड़ते हैं, और इतने टाइम से जो बोला जा रहा था कि अल्बर्ग के पास बस लेफ्ट हुक है, वही यिरी प्रोहास्का ब्लॉक नहीं कर पाया, और कार्लोस ज़ल्बर्ग बैक फुट पे चेक लेफ्ट हुक काउंटर थ्रो कर देता है। जैसे ही यिरी प्रोहास्का जैब थ्रो करता है, और ये लेफ्ट हुक आता हुआ भी नहीं देखा था यिरी ने, ये क्लीन लैंड होता है यिरी के फेस पर, और यिरी प्रोहास्का बुरे तरीके से ड्रॉप हो जाता है। यिरी को अगर हम देखेंगे तो वो ट्राई कर रहा था रिकवर होने की, वो घूमता है थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली अल्बर्ग उसे कहां जाने देने वाला था। वो काफी अच्छे पंचेस यिरी के फेस पे थ्रो करता है, जिससे कि यिरी कंप्लीटली ही नॉकआउट हो जाता है, और फिर जाकर ये फाइट खत्म होती है। खुद ब खुद ये फाइट यिरी के हाथों तक आ गई थी, बट उसने खुद इस अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप कर दिया। जहां पर मैं तो इससे भी एग्री करूंगा जो जो रोगन और डैनियल कॉर्मियर बोल रहे थे कि अगर ये राउंड ओवर हो जाता और अल्बर्ग अपने कॉर्नर में चले जाता, तो वहां पर उसने बोलना था कि उसकी नी पॉप हो गई है, वो सिंगल लेग पर है, और डेफिनेटली कॉर्नर ने ही रेफरी को बोल देना था कि फाइट ओवर कर दो। या तो फिर यिरी प्रोहास्का जो वो किक्स को बहुत अच्छे वे से थ्रो कर रहा था, बस वही थ्रो करते रहता, तब भी वो विन कर जाता। बट यहां पर यिरी ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, वो रश इन कर जाता है अटैक करने के लिए, और वहीं पर वो नॉकआउट हो जाता है। मैं ये चीज की बेट लगा सकता हूं, जब तक यिरी अगली फाइट नहीं कर लेता, हमेशा उसके माइंड में चलते रहना है कि क्यों उसने ऐसा किया। बट ऑब्वियसली गाइस, कम ऑन, कार्लोस ज़ल्बर्ग की भी दाद देने पड़ेगी भाई। पता है उसको कि उसकी नी गिव अप कर की है, उसे यह भी पता है कि उसके सामने एक किलर खड़ा हुआ है। यिरी प्रोहास्का जितने डेंजरस फाइटर के सामने वो वन लेग पर आ चुका है, बट तब भी हम बार बार इस चीज को देख सकते थे कि जब भी उसकी लेग गिव अप कर जा रही थी, तब भी अल्बर्ग अपने फेस पर जरा भी रिएक्शन को नहीं दे रहा था। वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि ये बहुत ही माइनर सी इंजरी है। तो माइंडसेट जो कार्लोस ज़ल्बर्ग ने यहां पर दिखाया है, उसकी बात करना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि अपने अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर वो यिरी के ऊपर कोई बिग पंच को लैंड कर देता है तो वो यिरी को नॉकआउट कर सकता है। ये चीज सच हो जाती है, वो काउंटर शॉट पे यिरी प्रोहास्का को कैच करके उसे नॉकआउट कर देता है, और अब वो बन चुका है न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। सारी चीज को लेकर मेरी ओपिनियन में प्रॉब्लम ये है कि परेरा के जाने के बाद अब हमें न्यू चैंपियन तो मिल चुका है, बट ये न्यू चैंपियन बाहर हो चुका है 1 साल के लिए, तुम बोल सकते हो, क्योंकि अल्बर्ग की जो नी है उसे हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो ऑब्वियसली अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस के लिए रश भी नहीं करने वाला है। तो बेशक ये फाइट क्रेजी गई है, बट हाँ, लाइट हेवीवेट डिवीजन थोड़े टाइम के लिए अब रुक सी जाएगी। और अब मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। भाई क्या इंसेन फाइट की है पॉलो कोस्टा ने। वो पहली फाइट कर रहा था लाइट हेवीवेट डिवीजन में, वो भी अगेंस्ट अनडिफीटेड डेंजरस फाइटर अजमत मुर्ज़ेकनॉफ। पर यहां पर पॉलो कोस्टा विंटेज पॉलो कोस्टा लगा है, और बेशक यहां पर मैंने अजमत को पिक किया था विन करने के लिए, बट मैंने बोला था कि काफी लोग यहां पर कोस्टा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये मेरे लिए फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है, और फाइट में हम देखते हैं कि सारी एक्सपेक्टेशन से पॉलो कोस्टा आउटशाइन कर जाता है। मेन वेपन जो उसका था वो थी उसकी हेड किक्स, जिधर बार बार स्पैम करता है वो अजमत के ऊपर। और राउंड 3 में बोल सकते हैं कि अजमत का जो लेफ्ट हैंड है वो हर्ट भी हो जाता है इन किक्स को ब्लॉक करते हुए, और एंड में एक और हेड किक अजमत मुर्ज़ेकनॉफ फिर से इसको पार्शियली ब्लॉक करता है, बट वो डन हो चुका था, और इसीलिए फिर वो ग्राउंड में गिर जाता है, और ये फाइट फिनिश हो जाती है। एक और बार ये प्रूव हो चुका है, और अब तो ये बड़ी वाली डिवीजन में भी प्रूव हो चुका है कि लाइटर मैन स्किल जो बोला जाता है वो रियली एक बहुत बड़ी चीज है। वो एक्चुअली में सच बात है। जहां पर पॉलो कोस्टा मिडिल वेट से आता है लाइट हेवीवेट डिवीजन में, तो क्लियरली उसके पास स्पीड की एडवांटेज थी। यहां पर ऊपर से इसके दोनों को भी अगर हम देखें तो कोस्टा का जो साइज था वो अजमत के सामने बहुत बड़ा लग रहा था। पहला राउंड बहुत अच्छा करता है पॉलो कोस्टा,
कोस्टा वो बेशक बैकफुट में था और अजमत ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था, बट तब भी वो हेड किक और स्पेशली जो बॉडी किक्स थी उन्हें बार बार लैंड कर रहा था अजमत के ऊपर। वो एक दो बार अच्छे पंचेस को भी लैंड कर देता है और पहले राउंड के एंड आते आते एक जैब को भी वो लैंड करता है अजमत के ऊपर, जो कि अजमत को हर्ट करके काइंड ऑफ उसे थोड़ा सा ड्रॉप भी कर देता है। तो पहला राउंड पूरा बोल सकते हैं पोलो कोस्टा का रहा, बट राउंड 2 में अजमत बहुत अच्छा कमबैक करता है। वो जो पहले राउंड के एग्रेशन को लेके आया था वो सेम लेके आता है, बट इस बार वो अपने लेफ्ट पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है और मिड ऑफ द राउंड में वो बड़ी मूवमेंट आती है जिधर पोलो कोस्टा कोई पंच को थ्रो करता है, बट अजमत उसे एकदम से काउंटर करता है अपने बिग लेफ्ट पंच से और पोलो कोस्टा बहुत ज्यादा रॉक हो जाता है। पर इसी चीज की मैंने बात की थी कि पोलो कोस्टा ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, उसकी चेन काफी अच्छी है। तो कोस्टा को यहां पर हर्ट करने के बाद जब अजमत उसके ऊपर पूरा चढ़ने लगता है तो एकदम से यहां पर कोस्टा बॉडी शॉट को लैंड कर देता है, जो कि अजमत को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। फिर वो तो चलो, उसके बाद अजमत फाइट को ग्राउंड में लेके चले जाता है और जिस वजह से ये राउंड 2 एंड हुआ, मुझे रियली ये लगा कि अजमत मुर्सिकनोव अब टेक ओवर कर रहा है और पोलो कोस्टा थोड़ा सा टायर्ड भी होने लग पड़ा है, वो थोड़ा सा फीड कर रहा है। बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग था, क्योंकि जैसे ही राउंड 3 स्टार्ट होता है पोलो कोस्टा फाइट में पहली बार तुम बोल सकते हो कि वो बैकवर्ड मूव नहीं हुआ, बल्कि पूरा प्रेशर डाल देता है अजमत के ऊपर और हेड किक्स को स्पैम करने लग पड़ता है, जहां पर इन्हीं में से किसी हेड किक का मुझे लग रहा है जो अजमत ब्लॉक तो करता है, बट बोल सकते हैं कि जो उसकी रिस्ट है या फिर जो शोल्डर है वो हर्ट हो जाता है इसको ब्लॉक करते हुए। और फिर वहां से पोलो कोस्टा बहुत बड़े पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। अजमत बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, वो ऐसा लग रहा था कि फीट में ही फिनिश होने वाला है और एकदम से आती है पोलो कोस्टा की हेड किक। वंस अगेन अजमत ने इसको ब्लॉक तो कर लिया, बट इस वाली हेड किक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि बहुत बुरा हर्ट हो जाता है अजमत और वो ग्राउंड में गिर जाता है। और जिस वे से वो ड्रॉप होता है, रेफरी का यहाँ पर काफी अच्छा डिसीजन था कि उसने एकदम से फाइट को ओवर कर दिया, क्योंकि फालतू का बोल सकते हैं और डैमेज लेना था अजमत ने। तो पोलो कोस्टा का ये लाइट हेवीवेट में क्या इंसेंट डेब्यू है, वो एक अनडिफीटेड 16-0 फाइटर को नॉकआउट कर देता है और इसी विन लेने के बाद उसने एक रियल कंटेंडर को बीट किया है। तो मेरी ओपिनियन में पोलो कोस्टा की अगली फाइट अगर वो लाइट हेवीवेट में ही करता है तो हाई लेवल का ओपोनेंट उसे मिल सकता है। तो मेरे लिए तो पोलो कोस्टा को इसी डिवीजन में कंटिन्यू करना चाहिए, बट देखते हैं कि उसकी अगली फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन, तो फाइट ऑफ द नाइट तुम इसे बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट हेवीवेट फाइट ऑफ ऑल टाइम तुम इसे बोल सकते हो, जहां पर नॉट ओनली जॉश हॉकेट जैसे एक्ट करता है वैसे वो पागल दिखता है, बट एक्चुअली में फाइट भी पागलों की तरह करता है। और यहां पर बैक एंड फोर्थ जाते हुए और कर्टिस ब्लेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा बीटिंग को देते हुए वो फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। सबसे ज्यादा पूरे कार्ड में मैं इस वाली फाइट को देखकर बहुत ज्यादा हाइप हुआ हूं, जहां पर पहले ही सेकंड से एक बुल की तरह आता है जॉश हॉकेट और ह्यूज पंचेस को ब्लेड्स के ऊपर लैंड करने लग पड़ता है। ब्लेड्स को बेसिकली पता भी नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था जॉश हॉकेट, जो वो ओवरहैंड राइट पंचेस को स्पैम करे जा रहा था। उसने कर्टिस ब्लेड्स को बहुत ज्यादा ब्लडी कर दिया और एक टाइम पर कर्टिस ब्लेड्स ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुका था। बट दोनों ही फाइटर्स की यहां पर चिन की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द राउंड 1 के बाद कर्टिस ब्लेड्स के पास अपर हैंड आ जाता है और वो फिर जॉश हॉकेट के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। तब ऐसा लगता है कि जॉश हॉकेट नॉकआउट होने वाला है। तो पूरी बैक एंड फोर्थ जारी थी ये पूरी फाइट और बीच बीच में जॉश हॉकेट जो मिडिल फिंगर को दिखा रहा था वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। एक दूसरे को वो किल कर रहे हैं, बट जैसे ही दोनों के बीच में सेपरेशन हो रही है एकदम से जॉश हॉकेट मिडिल फिंगर। कुछ भी यहां पर टेक्निकल नहीं हुआ है, दोनों फाइटर्स बस ब्रॉल आउट करे जा रहे थे। और एक चीज को लेकर तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि इन दोनों के पास इतना ज्यादा कार्डियो आया कहां से। पहले ही राउंड में ऐसा लग रहा था कि दोनों फाइटर्स गैस आउट हो चुके हैं, क्योंकि फुल एनर्जी दोनों लगा चुके थे एक दूसरे को फिनिश करने के लिए। बट फिर राउंड 2 भी आता है, राउंड 3 भी आता है और यहां पर भी दोनों फाइटर्स ने प्रॉपर ब्रॉल की है। यहां पर टेक डाउन डिफेंस जॉश हॉकेट का बहुत ही ज्यादा सही था, जिधर वो जब भी कर्टिस ब्लेड्स के टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहा था एकदम से वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर फिर से ब्रॉल करने लग पड़ रहा था उसके साथ। तो क्रिंज बोल लो हॉकेट को, उसकी ट्रैश टॉक को बेकार बोलो या फिर कुछ भी बोलो कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट एक बात मानने पड़ेगी, ये फाइटर फाइट भी बहुत ज्यादा अमेजिंग करता है। जस्ट अभी उसकी यूएफसी में 3rd फाइट है और वो इतने हाई लेवल फाइटर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, बट तब भी बिना कोई केयर करते हुए कि वो नॉकआउट भी हो सकता है, उसको ह्यूमिलेशन भी इतनी ज्यादा हो सकती है। जॉश हॉकेट पूरी फाइट में एक मैडमैन की तरह चार्ज करता है ब्लेड्स को, और वही सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि ये फाइट बन चुकी है ग्रेटेस्ट हेवीवेट फाइट ऑफ ऑल टाइम। बट इसी के साथ जिसको भी मैं बोलूंगा एक ब्रेन डैमेज वाली फाइट देखनी है, जिसमें गारंटी है कि फ्यूचर में दोनों को सीटीई आने वाला है, तो यही फाइट है वो जहां पर 28 इयर्स का है अभी जॉश हॉकेट और वो इतने बुरी तरीके से ब्रॉल कर रहा है। तो बेशक दोनों की चिन काफी अच्छी है, पर जितना इन दोनों ने ब्रेन डैमेज लिया है भाई नेक्स्ट लेवल है वो। कर्टिस ब्लेड्स का तो ऐसा लग रहा था कि उसके फेस को किसने स्मैश ही कर दिया है, जिधर हर जगह से उसका ब्लड निकला हुआ है, पूरा स्क्विशी और पूरा फूल चुका है उसका फेस। तो दोनों ही फाइटर्स ने यहां पर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी फाइट को विन करने के लिए।
लिए। अब एक और चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। जस्ट अभी जॉश हॉकेट ने एक बहुत ब्रूटल फाइट की है, जिसके बाद ऑब्वियसली उसे काफी टाइम मिलना चाहिए रिकवर होने के लिए, बट फाइट के बाद अनाउंसमेंट आती है कि जॉश हॉकेट की अगली फाइट बुक हो चुकी है और वो फाइट कर रहे हैं व्हाइट हाउस में अगेंस्ट डेरिक लुइस। क्या जॉश हॉकेट इतने कम टाइम में 100% भी हो जाएगा? आई एम नॉट श्योर गाइस, बहुत ज्यादा डैमेज लिया उसने यहाँ पर, बट ये उसके लिए बोल सकते हैं काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो डेरिक लुइस जितने पॉपुलर फाइटर के साथ फाइट कर रहा है, वो भी व्हाइट हाउस में फाइट करने वाला है, जहां पर स्पेशल एक न्यू एडिशन फाइट बन चुकी है। तो जॉश हॉकेट को लेकर कुछ भी बोल लो, बेशक तुम्हें इसकी पर्सनैलिटी पसंद ना हो, तुम इसे लाइक ना करते हो, बट तब भी गारंटी है कि तुम इसकी फाइट डेफिनेटली वॉच करोगे। तो मेरे लिए बेस्ट फाइट इस कार्ड की। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो इस कार्ड की जो वर्स्ट फाइट थी उसके बारे में अब बात करते हैं, जहां पर ये फाइट लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स डोमिनिक रेस और जॉनी वॉकर के बीच में थी। स्प्लिट डिसीजन वे से डोमिनिक रेस विन कर जाता है, बट मेरे लिए यहां पर कोई भी विनर नहीं होना चाहिए। दोनों ही फाइटर्स लूज किए तुम बोल सकते हो, जहां पर इतने ज्यादा कॉशियस रहकर दोनों फाइट कर रहे थे कि कुछ उन्होंने थ्रो ही नहीं किया, बस लेग किक्स को थ्रो कर ही जा रहे हैं और पूरी ऑडियंस बू कर रही है, चांट कर रही है कि ये फाइट बोरिंग है। तो तुम पता लगा सकते हो इससे कि सच में ये फाइट अल्ट्रा बोरिंग थी। अब पता है इन दोनों ने इतनी बोरिंग फाइट क्यों की है? क्योंकि दोनों ही फाइटर्स डरे हुए थे पहले अटैक करने के लिए, क्योंकि बाय चांस अगर वो किसी बिग पंच से काउंटर हो गए तो वो नॉकआउट होने वाले हैं, इसकी तो गारंटी थी। इसीलिए दोनों फाइटर्स एंगेज ही नहीं करते हैं, बोल सकते हैं दोनों ही डर डर के खेल रहे थे। जहां पर जॉनी वॉकर को देखें तो वो लेग किक्स को स्पैम करे जा रहा था, और डोमिनिक रेस की बात करें तो वो भी किक्स को थ्रो कर रहे, वो यहां वहां पंचेस को लैंड करते रहे, बट मेन गेम उसकी भी यही थी कि वो स्टैंड करेगा अपने बेस को और आने देगा जॉनी वॉकर को टू काउंटर हिम। तो फाइट से पहले लग रहा था सबको कि गारंटी नॉकआउट देखने को मिलने वाला है। कुछ लोग तो बोल रहे थे डबल नॉकआउट भी हो सकता है क्योंकि दोनों के ही वीक चिन है, बट रियलिटी में ये इस कार्ड की मोस्ट बोरिंग फाइट बन जाती है। अब मूव करते हैं इस कार्ड की ओपनर फाइट से, जहां पर ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की थी, और क्या अमेजिंग वे से यहां पर कब स्वॉनसन ने अपनी रिटायरमेंट फाइट को विन किया है। इनसेन दिखाए वो पूरा, लग ही नहीं रहा था कि एक 42 ईयर ओल्ड फाइटर फाइट कर रहा है, बल्कि सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइम में है कब स्वॉनसन, जहां पर पूरे हैंड्स डाउन है उसके, बॉम्ब्स को वो लैंड कर रहा है और इतना ज्यादा स्पीड है कि बेसिकली हम फाइट में देखें तो नेट लैंडवर्ड को कुछ करने का ही मौका नहीं मिला है। जब भी नेट लैंडवर्ड एडवांस करने की ट्राई कर रहा था तो एकदम से कब वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पीड अपने ओवरहैंड राइट पंचेस या फिर लेफ्ट हुक को लैंड कर दे रहा था। 2-3 बार वो नेट को ड्रॉप भी कर देता है। तो अलग लेवल की यहां पर कब स्वॉनसन फाइट करता है और वो अपनी लास्ट फाइट में पहले राउंड में नॉकआउट को निकाल भी देता है। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में 1-2 पंचेस लैंड करता है नेट, बट जैसे ही कब अपना प्रेशर डालने लग पड़ा, हम देख रहे थे कि उसके पंचेस और अच्छे वे से कनेक्ट हो रहे हैं। नेट लैंडवर्ड का बेशक गार्ड ऊपर है, बट तब भी उसके ऊपर हुक्स पड़ रहे हैं, ओवरहैंड पंचेस पड़ रहे हैं। और इसके बाद फिर एंडिंग मूवमेंट को अगर हम देखें तो थोड़ा सा कब स्वॉनसन वेट करता है, बट अचानक से फिर ब्लास्ट करता है अपने ओवरहैंड राइट पंच से, जिससे कि नेट लैंडवर्ड कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है। अब एकदम जब मैं लाइव देख रहा था मुझे लगा कि यहां पर हर्ब डी ने बहुत जल्दी फाइट को स्टॉप कर दिया, बट फिर रीप्ले देखने के बाद मुझे पता लगता है कि ड्रॉप होने के बाद जब नेट लैंडवर्ड लेग्स को पकड़ने लगता है कप की, तो वहां पर कप ने उसके ऊपर एक बहुत बड़े राइट पंच को थ्रो कर दिया था। तो ये देखने के बाद मेरी ओपिनियन में ये बहुत सही डिसीजन था कि हर्ब डी ने फाइट को स्टॉप कर दिया। अब ये चीज हमेशा से गैम्बल रही है कि अगर तुम अपनी रिटायरमेंट फाइट में बहुत ही ज्यादा बेकार दिखते हो तो ऑब्वियसली फिर फाइटर भी बोलता है कि हाँ उसका रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है। बट जब कोई फाइटर इतने ज्यादा इंसेन वे से फाइट को विन करता है अपनी रिटायरमेंट फाइट में, तो हमेशा उसे लगता है, और यहां पर मैं गारंटी देता हूं कब स्वॉनसन को भी ऐसा लग रहा होगा कि मे बी उसके पास स्टिल थोड़ी सी एबिलिटी है और ज्यादा फाइट करने की। बट ऑब्वियसली वो रिटायर हो चुका है, तो ह्यूज रिटायरमेंट विन उसके लिए, और क्या अमेजिंग वे से वो फिनिश करता है। अब इसके बाद जल्दी से थोड़ी सी प्रीलिम कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर प्रीलिम की फीचर्ड फाइट थी फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स पेट्रिशियो पिटबुल और एरन पिको के बीच में, और यहां पर एरन पिको ने मास्टर क्लास को दिखाया है। मेरी ओपिनियन में तो पूरे 3 राउंड्स डोमिनेट किया है पिटबुल को, जहां पर इस बार तुम बोल सकते हो जो एरन पिको ने अपने वर्जन को दिखाया है वो वर्जन बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि नोटिस करना मर्फी की फाइट के कंपैरिजन में यहां पर वो पूरे ही अग्रेसिव वे से नहीं जा रहा था, बल्कि थोड़ा सा काम रह रहा था। पर जब स्पीड की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो एरन पिको ने यहां पर सब कुछ दिखाया, और फाइट ओवर होते हुए पिटबुल के फेस को हम देख सकते थे वो पूरा बस्ट अप था। एक चीज माननी पड़ेगी, पिटबुल की चिन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस वे से उसने यहां पर एरन पिको के पंचेस लिए, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं फेदरवेट डिवीजन में मोस्ट ऑफ द फाइटर्स इन पंचेस को नहीं दे पाएंगे। जहां पर पिको बस पावर शॉट्स को ही नहीं लैंड कर रहा था, बल्कि उसकी स्पीड के साथ जो प्रिसीजन था वो भी बहुत ज्यादा इंसेन था। पिटबुल ट्राई कर रहा है अपने दोनों गार्ड को ऊपर रखकर कि वो ब्लॉक करे पंचेस को, बट वहां से भी कोई ना कोई एंगल फाइंड करके या तो एरन पिको कोई अपर कट को लैंड कर दे रहा था, या फिर बॉडी शॉट या फिर हुक को लैंड कर दे रहा था। पहले राउंड में बोल सकते हैं थोड़ी सी ट्रबल आई थी पिको को, जहां पर जब भी वो ज्यादा ओवर
अग्रेसिव हो जा रहा था तो पेट्रिशियो पिटबुल ने वहां पर हमेशा राइट पंच काउंटर किया उसे, और पूरी फाइट में भी हम देखें तो पिटबुल इसी चीज की वेट कर रहा था कि वो काउंटर करे एरन पिको को। बट स्टार्टिंग में काउंटर होने के बाद पिको इतना ज्यादा फास्ट था कि पिटबुल उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया, और वहां से फिर एरन पिको 3-4 पंच कॉम्बो को थ्रो कर रहे, वो जैब के साथ हुक और अपर कट को भी लैंड करते रहे। और ऐसे पिटबुल की हालत देखना, जहां पर वो ड्रॉप हो रहा है, उसका फेस पूरा बैटर्ड है, वो ब्लडी हो चुका है। ये चीज पिटबुल के अगेंस्ट करना बहुत कम होता है। तो पिटबुल जैसे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर को ऐसे बीट करना, जहां पर मेरी ओपिनियन में तो एरन पिको ने एक मास्टर क्लास को दिखाया है। उसका गार्ड भी ऊपर था, बट इसी के साथ उसने कोई कमी नहीं छोड़ी अटैक करने में। तो लिरॉन मर्फी के सामने जो वाला वर्जन था उसे अगर हम भूल जाएं और इस वाले एरन पिको की बात करें, तो ये एरन पिको मुझे लगता है फेदरवेट डिवीजन में काफी फाइटर्स को ट्रबल देगा। इसके बाद मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन में केविन हॉलैंड फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन अगेंस्ट रैंडी ब्राउन। और ये फाइट जैसे मैंने प्रेडिक्शन में कहा था, कोई आइडिया नहीं रहता कि कौन सा वर्जन केविन हॉलैंड का शो अप होने वाला है। जहां पर पहले मैंने हॉलैंड को पिक किया था, बट फिर मैं अपनी पिक को चेंज कर देता हूं, मैंने रैंडी ब्राउन को पिक कर लिया था। बट यहां पर बेस्ट वर्जन केविन हॉलैंड का आ जाता है, जिधर वो लेग्स को चॉप कर रहा होता है रैंडी ब्राउन की। अब पहला राउंड तुम बोल सकते हो वो लेफ्ट हुक से केविन हॉलैंड के ऊपर कट को भी लगा देता है, बट जब ओवरऑल फाइट गेम की बात करते हैं तो राउंड ऑनवर्ड्स केविन हॉलैंड पूरे रिदम को पा लेता है, वो इवन ट्रैश टॉक भी करने लग पड़ता है। ऑल्सो इसी के साथ सेकंड राउंड में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आती है, जहां पर केविन हॉलैंड डार्क शो को कंप्लीटली लॉक इन कर देता है रैंडी ब्राउन के ऊपर, और पता नहीं कैसे यहां पर रैंडी ब्राउन सर्वाइव कर जाता है उस चोक को। बट ओवरऑल फाइट को देखें तो वहां से फिर वो थोड़ी सी बीटिंग लेने लग पड़ता है। केविन हॉलैंड के जो पंचेस हैं अब वो भी लैंड होने लग पड़ते हैं, और लास्ट राउंड में थोड़ा सा ज्यादा क्लिंच होता है, बट उस टाइम तक केविन हॉलैंड अपनी स्पिनिंग एल्बोस को लैंड कर रहा था, उसने काफी पंचेस को लैंड कर लिया था टू सिक्योर द विन। तो बहुत अच्छी फाइट पे केविन हॉलैंड, बट जैसे मैंने कहा केविन हॉलैंड का तुम नहीं पता लगा सकते कि क्या वो फाइट को विन करेगा क्योंकि वो सीरियसली फाइट कर रहा है, या फिर वो हंसते हंसते फाइट कर रहा है, फाइट को लूज कर जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और 2-3 महीनों के बाद वो फिर से फाइट कर रहा है। मूविंग ऑन तो एक और फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की थी, और इतने नीचे रखा हुआ है मैथ्यूस कैमरॉट को। मेरे लिए ये जरा भी ओके नहीं है कि मैथ्यूस कैमरॉट इतने नीचे जाकर फाइट कर रहा है। मैथ्यूस कैमरॉट यहां पर डोमिनेट करता है फाइट को, और राउंड 2 में एस्टेबान रिबोविक्स को सबमिट कर देता है। गैमरॉड को बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट वर्जन हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिधर वो चेन रेसलिंग कर रहा होता है। फीट में भी बात करें तो उसकी हेड मूवमेंट काफी अच्छी लग रही थी, उसके जो स्नैपिंग जैब्स थे वो काफी अच्छे वे से लैंड होते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल एक्सचेंजेस करके एकदम से टाइमिंग को सेट करके जैसे ही रिबोविक्स पंच को थ्रो करता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड वे से गैमरॉड उसे ग्राउंड में लेके चले जाता है। पहला राउंड वहीं पर रहता है, और फिर राउंड 2 की बात करें तो सेम होता है, रेसलिंग हमें देखने को मिलती है, और यहां पर मैथ्यूस कैमरॉड हेड आर्म ट्रायंगल को लॉक इन कर लेता है, और स्टार्टिंग में एस्टेबान सर्वाइव करने की ट्राई कर रहा होता है। इवन वो रेफरी को भी बोलता है कि वो टैप आउट नहीं कर रहा है, वो ठीक है, बट उसी के 1-2 सेकंड्स के बाद ये स्क्वीज इतना टाइट हो जाता है कि रिबोविक्स को टैप आउट करना पड़ता है। तो गैमरॉड की एक और काफी अच्छी विन, और जैसे मैंने कहा था हाई रैंक फाइटर्स के अगेंस्ट जब बड़ी फाइट्स आती हैं तब पता नहीं गैमरॉड को क्या हो जाता है, बट जैसे ही वो थोड़े से लो लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करता है, अचानक से ऐसा लगता है कि गैमरॉड ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और बेस्ट वर्जन उसका खेल रहा है। एंड दैट्स इट गाइस, ये था पूरा UFC 327 कार्ड का रीकैप। ओवरऑल ये पूरा इवेंट मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। ऑब्वियसली मैं सैड हूं जिस वजह से यूरी प्रोहास का फाइट को हारा है, क्योंकि ऐसे फाइट को हारना रियली उसे भी हर्ट किया होगा, और मैं फैन हूं यूरी का तो मुझे तो डेफिनेटली हर्ट किया है। बट तब भी इस कार्ड को देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा ये कार्ड किया है, ऑलमोस्ट हर एक फाइट ने डिलीवर किया है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा, और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।